हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए हम लोग नए नए पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस बार टारगेट हमारा है कि ग्रुप डी के पेपर में लगभग हम लोग 100 सवाल में से 80 सवाल सही करें। तो इसलिए साथियों, आज की इस क्लास में एक ऐसा पूरी पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं जिससे कि आप अपने सिप को आसानी से पास कर सकें और आपको पेपर से पहले ये भी पता चल सके कि पेपर में जो जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे आते हैं वो किस लेवल और किस पैटर्न के सवाल पूछे आते हैं। तो मेरा मकसद एक ही है कि आज की इस क्लास में जितने भी हम आपको सवाल करा दें, आपको पूरी तरीके से आइडिया मिल जाए कि जब आप अपने परीक्षा में जाएं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए कि किस तरह का सवाल हमारे शिफ्ट में आ सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बस आज की सेशन में जो हम लोग पेपर से पहले पूरे पेपर का सोल्यूशन करेंगे, बस आप इस क्लास को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं होगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का पूरा पेपर हम समाप्त कर देंगे। इसमें कंप्लीट आपका जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं और आप आराम से 80 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे यदि इस पेपर को हल कर लेते हैं। तो 50 सवाल इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्राई करिएगा कि कम से कम 30 सवाल आप सही कर ले जाएं, ठीक है। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन बता दिए कि आप सभी का किस डेट को एग्जाम होने वाला है। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना एग्जाम सीट चेक कर लिया होगा। तो जिनका एग्जाम 3 अगस्त को है भाई, इस पूरे पेपर को जरूर हल कर लेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि उनके पेपर में साइंस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग प्लस जीके का सवाल कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, सिल्वर पर संक्षारण होने पर बनने वाली जो काली परत होती है वो क्या होती है? सिल्वर पर संक्षारण होने पर बनने वाली काली परत क्या होती है? पहला ही सवाल भाई इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिए। तो वो सातवीं सिल्वर सल्फाइड होती है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? अमीबा जैसे जीवों में प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अमीबा जैसी जीवों में प्रजनन की अलैंगिक विधि वो कौन सी है? तो वो द्विखंडन होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, परमाणु त्रिज्या को प्रायः किसमें मापा जाता है? जो परमाणु त्रिज्या होता है इसको प्रायः किसमें मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नैनोमीटर मापा जाता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, एक समान वेग यानी कि स्मॉल v से गतिमान द्रव्यमान स्मॉल m वाले पिंड में ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप होगा? एक समान वेग से गतिमान द्रव्यमान वाले पिंड में ऊर्जा का कौन सा रूप होगा? तो उसमें साथों गतिज ऊर्जा का रूप होगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए कैसा पूछा जा सकता है, मनुष्यों में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? बताइए साथियों, मनुष्यों में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जो कि जिम्मेदार है? तो भाई वो एमिलेज एंजाइम जिम्मेदार है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, गैल्वनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर परत चढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? गैल्वनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर परत चढ़ाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, एक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये किस पर निर्भर करती है? बताइए साथियों, एक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो दोस्त मेरे वो धारा और तार से दूरी इस पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, आमाशय की भित्ति में किस प्रकार का पेशी ऊतक मौजूद होता है? आमाशय की भित्ति में किस प्रकार का पेशी ऊतक मौजूद होता है? तो भाई चिकनी पेशी ऊतक मौजूद होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अर्धसूत्री यानी कि मियोटिक कोशिका विभाजन के सबसे विशिष्ट उद्देश्य का निरूपण करती है? तो साथियों कौन सी प्रक्रिया अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के सबसे विशिष्ट उद्देश्य का निरूपण करती है? तो वो साथियों प्रजनन है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है? इनमें से यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, और साथियों आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, पेपर में छपने वाला प्रश्न पूरा आ चुका है मेरे दोस्त। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो साथियों अपने एग्जाम हॉल में बैठने से पहले बस जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए। आप साथियों आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में सवाल पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और अंतिम जो एक हफ्ता समय बच रहा है, इसमें तो आप केवल पीवाईक्यू ही सॉल्व करेंगे, तो हम आपको कंप्लीट पूरा 5 साल का पेपर दे देंगे। प्लस पिछला जो आपका 101 शिफ्टों में पेपर हुआ था, उसके भी सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बस उसी प्रीवियस क्वेश्चन को आप लगा के चले जाइए, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके साथियों मात्र 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अभी मंगवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साथियों इसमें आपकी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। यदि आपके पास कहीं 10 मिनट भी आप रहेंगे तो इस पीडीएफ को खोलकर पढ़ सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा, हाई स्कोरिंग टॉपिक वाले क्वेश्चन आएंगे, एक ही किताब में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस नंबर व्हाट्सएप करके भाई मात्र 25 रुपये, ज़्यादा नहीं है भाई, 25 रुपये पे करके सारे क्वेश्चन मंगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुष्प के परागण में सहायक होता है? तो साथियों वो कौन सा जीव है जो कि पुष्प के ना परागण में सहायक होता है, बताइए। तो भाई वो मधुमक्खी होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिवर्त क्रिया का कार्य करता है? कौन सा भाई प्रतिवर्त क्रिया का कार्य करता है? तो भाई मेरुरज्जु है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ठीक है, ये प्रतिवर्त क्रिया का कार्य करता है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। मनुष्यों में माता पिता में से कौन बच्चे का लिंग निर्धारित करता है? बताइए साथियों, मनुष्यों में माता पिता में से कौन बच्चे का भाई लिंग निर्धारित करता है? तो भाई पिता के। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति की सोचने और सीखने की क्षमताओं को नियंत्रित करता है? बताइए साथियों, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति की सोचने और सीखने की क्षमताओं को नियंत्रित करता है? तो वो प्रमस्तिष्क है। बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है? जैसे देखिए धुआं है भाई, कुहासा भी है, दूध है, ये कोलाइड विलयन का उदाहरण है। लेकिन जो वायु यानी कि एयर है, ये कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। चिकित्सक हमारी हृदय स्पंद कौन से नामक उपकरण की सहायता से अनुभव करते हैं? चिकित्सक हमारे जो हृदय स्पंद है कौन से नामक उपकरण की सहायता से अनुभव करते हैं? तो भाई स्टेथोस्कोप से। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनते हैं? बताइए साथियों, सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनते हैं? तो भाई इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण से बनते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? किसी पुष्प के मादा जनन भाग के मध्य दीर्घित भाग को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, आप देख लीजिए आपके पेपर में इसी तरह सवाल आएगा, हम इजी सवाल करके चले जाएंगे, लेकिन आपके पेपर में भाई इस तरह सवाल नहीं आएगा तो आप हमें कहेंगे। इसलिए साथियों आप साइंस में बिल्कुल भी इजी सवाल मत सोचिएगा, इजी सवाल आएगा। 2, 4, 5 सवाल आने से पेपर पास नहीं होगा भाई। 20 में से 7-8 सवाल सही के ले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। देख सकते हैं सवाल का लेवल यही होगा। डेली जो हम क्लास में सवाल करवा रहे हैं सेम इसी तरह आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियर है? ठीक है, तो इससे पहले भाई आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 26-27 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे पहले सारे क्लास को देख डालीजिए। आपका रीजनिंग, मैथ और साइंस तो उसी में से पूरा क्लियर हो जाएगा। 75% तो आपका वहीं सवाल क्लियर हो जाएगा, बस डेली क्लास करना है आपको। ठीक है, तो बताइए किसी पुष्प के मादा जनन भाग के मध्य दीर्घित भाग को क्या कहते हैं? तो वर्तिका कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को।
जब आप किसी वृक्ष को हिलाते हैं तो फल किसके कारण गिरते हैं? भाई आप देखे होंगे घरों में कि जब या खेतों में कि जब हम किसी भी वृक्ष को हिलाते हैं तो फल अपने आप गिरता है। ऐसा क्यों होता है? तो गुरुत्व और विराम के जड़त्व के कारण। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। चेहरे की त्वचा मुख्य रूप से किस उपकला उत्तक से बनी होती है? तो भाई हमारे चेहरे की जो त्वचा होती है मुख्य रूप से किस उपकला उत्तक से बनी होती है? तो भाई स्क्वेमस से बनी होती है, यानी कि सल्की से बनी होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो साथियों कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पहला ही ऑप्शन भाई पेट्रोल का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भाई लैक्टोमीटर का। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडल में ओजोन परत को अधिक क्षति पहुंचाता है? बताइए साथियों, वो कौन सा कारक है जो कि वायुमंडल में ओजोन परत को अधिक क्षति पहुंचा देता है? तो भाई CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। आंख का कौन सा भाग प्रकाश के साथ समायोजन करके पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? आंख का कौन सा भाग प्रकाश के साथ समायोजन करके पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो भाई वो आइरिस है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। हुक या कांटों वाले बर सामान्यतः किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? बताइए साथियों, हुक या कांटों वाले जो बर होते हैं किसके द्वारा परिकीर्णित होते हैं? तो प्राणियों द्वारा। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए साथियों, ये साइंस के 25 सवाल आ गए, तो साइंस के 25 सवाल ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे। तो अब देखिए साथियों, हम लोग करंट अफेयर के टॉप लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में जीके का नाम देकर करंट अफेयर का सवाल आता है। ग्रुप डी का पेपर ऐसा ही होता है। 2018 में हुआ था तब पर भी करंट अफेयर आया था, 2022 में हुआ था तब पर भी, और जो 2026 में भाई 2025-26 में एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें भी पूरा करंट अफेयर का ही सवाल आया था। जीके का इसमें सवाल नहीं आता है। क्लियर। देखिए, रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ पर आयोजित हुआ है? रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये बेंगलुरु शहर में आयोजित हुआ है। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? तो साथियों अमूल की जो कंपनी है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो साथियों मेरे तो भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना है, कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना के किस कोर द्वारा किया गया? तो साथियों मेरे ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना के किस कोर द्वारा किया गया है? तो त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन हिम सेतु को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो साथियों वो दिव्या सिंह है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं? पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी जिसके हाल ही में 11 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो साथियों याद रखिए आप लोग 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी साथियों 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे मिला? चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे मिला? तो भाई TM कृष्णा को मिला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
7 अप्रैल 2026 को WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो भाई 78वां स्थापना दिवस मनाया गया था 7 अप्रैल 2026 को WHO का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, स्कोर भी जरूर करिएगा। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? वित्त वर्ष 2026 की बात कर रहे हैं, माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो भाई दीनदयाल बंदरगाह है, ठीक है, शीर्ष पर। ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो वो साथी भुवनेश्वर कुमार है। इस टाइम आईपीएल में किस टीम के लिए खेल रहे हैं भुवनेश्वर कुमार? बताइए कोई। चलिए सवाल होमवर्क है भाई, कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भुवनेश्वर कुमार भाई किस टीम के लिए आईपीएल खेल रहे हैं, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तो दोस्त मेरे तेलंगाना सरकार की पहल है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? तो भाई बांग्लादेश है। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है भाई? तो ध्यान रखिएगा, INS अरिदमन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, माझेगांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? ये साथियों पूरा नाम माझेगांव आरोग्य संपन्न गांव होना चाहिए था। अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? बताइए साथियों, अप्रैल 2026 में भाई नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए 77वीं मनाई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। अब यहाँ से देखिए हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करेंगे। भाई आप तो रीजनिंग में पूरे 30 के 30 सवाल सही कर सकते हैं। यदि आप सभी का टाइम मैनेजमेंट ठीक बैठ जाता है तो आप पूरे पेपर को आसानी से कर सकते हैं भाई। 30 तो भाई रीजनिंग में आप आराम से कर ले जाएंगे। मैथ भाई जो 25 सवाल आएगा तो आप 22 सवाल कर ले जाएंगे आराम से। साइंस में जो 25 सवाल आ रहा है इसमें कम से कम आप 20 प्लस तो कर ही सकते हैं। स्कोर गिनिए, देखिए 20 30 सबका 50 हो जाएगा यहाँ पे, और 50 यहाँ से 22 कितना हो जाएगा भाई? 50 22 आपका मान के चलिए हो गया 30 20 50 22 52 हो गया, 52 हो गया। और साथियों मान के चलिए कि करंट अफेयर में टोटल आपका कितना आने वाला है साथियों? 20 स्कोर आएगा। तो कम से कम साथियों इसमें तो भाई 15 साल तो कर ही सकते हैं भाई। 67 आएगा। फिर भी देखिए इसमें आपका सिलेक्शन से दूर हो पाएंगे, ठीक है। स्कोरिंग कैसे करेंगे? जैसे 30 साल में से देखिए रीजनिंग आएगा तो कम से कम साथियों आप भाई 30 साल तो टारगेट लेकर चल ही सकते हैं आप लोग, है ना। 30 साल, फिर उसका देखिए साथियों रीजनिंग का 30 साल, फिर उसके बाद करंट अफेयर का 20 साल। मान के चलिए करंट अफेयर में हम आपको भाई 14-15 साल दे रहे हैं, 14-15 साल इसमें दे रहे हैं, ठीक है। साइंस का जो 25 साल आएगा, साइंस में यदि साथियों आप मान के चलिए कि 17 साल से ही करते हैं, ठीक, और मैथ में 25 साल आएगा तो इसमें भी कम से कम साथियों आप 20 तो करेंगे। मैथ की बात करें, इसको गिने देखिए 20 30 50 50 70 आपका 67 67 और 14 कितना होता है? 81 हो जाएगा। 81 तो आप भाई नॉर्मल कर सकते हैं। ये मिनिमम आपको स्कोर बताएं कि इतने सब्जेक्ट में इतना आपको करना है, ठीक है भाई। तो रीजनिंग का सवाल देखिए, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो इस समीकरण में क्या आएगा? हल करके बताइए साथियों। पहले समीकरण को बना लेते हैं। 67 देखिए माइनस है तो माइनस को प्लस बदलना है। 13 के बाद देखिए भाग है तो भाग को गुणा बदलना है। 104 के बाद देखिए गुणा है तो भाग में बदलना है। 26 प्लस है तो माइनस में, ठीक। समीकरण बन के तैयार हो चुका। इसमें बोर्ड में स्कीम लगाइए। 67 प्लस 13 गुणे 26 का भाग जाएगा क्या? 104 में। 26 दूनी 52, 26 3 78, 26 चौका 104 होता है 4 बार में, माइनस 93, ठीक। 67 प्लस 13 चौका 52 माइनस 93, क्लियर। 67 52 कितना हो जाएगा साथियों? 5 2 7 9, 7 2 9 6 5 11, 119 आएगा माइनस 93, 93 700 और 19 26 आएगा।
26 दिया है, बिल्कुल देखिए सी ऑप्शन, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इस तरह से ये सवाल आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आप सभी को? बस भाई जो साइन बदलना था उसको रख कर बस बोर्ड में स्क्रीन पहले भाग गुणा प्लस माइनस करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से भी क्यू एल जी का संबंध जेड यू पी के से है, तो साथों इसी प्रकार यू पी के एफ का संबंध वाई टी ओ जे से, तो समांतर का अनुसरण करते हुए आर एम एच सी का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसे है? बताइए साथियों। देखिए भी क्यू एल जी, इसका रिलेशन जेड यू पी के दिया है, तो भी देखिए 22 दिया है, जेड 26 दिया है, तो 22 से 26 प्लस 4, क्यू 17 यू 21, तो इसमें भी प्लस 4 हो गया, एल 12 पी 16 प्लस 4 जी 7 के 11, इसमें तो भाई प्लस 4 का रिलेशन लगा है। तो आपको दूसरा नहीं चेक करना है, जो यू पी के एफ का संबंध वाई टी ओ जे से, भाई टाइम चला जाएगा। पेपर में 90 मिनट में 100 सवाल मिलेंगे हल करने के लिए, 55 सवाल रीजनिंग मैथ रहेगा, तो एक आप हल कर लिया, तुरंत दूसरा जो आपसे पूछा उसको लॉजिक लगा दीजिए, क्योंकि दोनों एक ही पैटर्न पे होता है। आर एम एच सी यही पूछा है, तो सभी +4 लगाना है, यही सवाल में था भाई। देखिए 18 4 22, 22 पे कौन था? भी होता है। एम 13, 13 4 17, 17 पे कौन होता? क्यों? देखिए भी क्यों कौन सा ऑप्शन है, तुरंत टिक लगाइए। भी क्यों देखिए सी ऑप्शन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। देखिए आप इसको हल कर सकते हैं भाई। 8 4 12, 12 पे कौन था? एल होता है, सी 3 होता है, 4 3 7, 7 पे जी होता है। देखिए भी क्यू एल जी कंप्लीट हुआ कि नहीं भाई मेरे दोस्त? इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। आयुष अपनी कक्षा में ऊपर से 28वें और नीचे से 46वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं बताइए। इस सवाल को कैसे हल करते हैं? ऊपर का पोजीशन ले लीजिए, आयुष का नीचे का पोजीशन ले लीजिए, -1 कर दिए, आंसर आ जाएगा। कोई भी सवाल है बस दोनों को जोड़िए, 1 माइनस करिए। 8 6 14 4 1, 4 2 6 7, 74 आएगा, -1 करिए, 73। यानी कि आयुष के कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 73, यानी कि 73 विद्यार्थी स्टूडेंट हैं। ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? 2001, 2010, 2018, 2025, 2031। तो आप ऐसा काम करिए कि केवल 1 से 10 का रिलेशन बनाइए। 1 से 10, 10 से 18, 18 से 25, 25 से 31, लास्ट में 2000 लगा देंगे भाई, क्योंकि सभी में 20 20 कॉमन है। देखिए 1 10 यानी कि +9 हुआ है, 10 से 18 +8 हुआ है, 18 से 25 +7 हुआ है, 25 से 31 +6 हुआ। लॉजिक देखिए, पहले +9 बढ़ाया, फिर +8 किया, फिर +7 किया, +6 किया, यानी कि इसमें +5 कर देंगे। 31 5 36, यानी 2036 आएगा भाई। 20 को जोड़ देंगे, इसमें कर देंगे तो 2036 आएगा ना। लास्ट के 2 ही अंक का हम रिलेशन बना रहे हैं, तो 36 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। देखिए तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। किसी निश्चित भाषा में बास्केट इज ग्रीन को NSTU NM के रूप में और द ग्रीन प्लेनेट को TINSFD के रूप में कोडबद्ध किया गया, तो इस भाषा में ग्रीन को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? तो क्या पूछा आप सभी से? ग्रीन का कोड पूछा है। जब सिंगल पूछता है तो पेपर में आप कैसे हल करेंगे? ठीक, आप लिखेंगे नहीं भाई, आप देखेंगे केवल। ग्रीन पूछ दिया तो कॉमन चेक कर लिए दोनों। देखिए ग्रीन यहाँ पर है और ग्रीन यहाँ पर है, दोनों वाले में ग्रीन कॉमन है, तो इनका जो कोड होगा, इनमें दोनों कोड में कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। पहले वाले कोड यहाँ पर 3, दूसरे वाले कोड यहाँ पर 3 है। देखिए साथियों मेरे, NS देखिए, NS पहले वाले में, उसके जस्ट नीचे दूसरे वाले में भी NS है। तो ग्रीन जिस प्रकार कॉमन था, तो इनके कोड में NS भी कॉमन मिल गया, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आप सभी को? तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। ये सवाल कम से कम 3 आपके पेपर में आएगा, मान के चलिए। टाइम वेस्टिंग के लिए भाई रेलवे भर्ती बोर्ड ये सवाल पूछती है, वो देखती है कितने स्टूडेंट भाई 90 मिनट में कितने सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे आप लोग देखिए। जैसे कि MNOP WX और Y एक गोले मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक गोला मेज जैसे हैं, कितने लोग बैठे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 लोग, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग। ठीक, पहला लाइन को पढ़िए, उसके बाद हल करिए। देखिए O के बाईं ओर से गिने जाने पर O और Y के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं।
दोस्त मेरे ओ को मान के चलिए यहाँ बैठा लेते हैं। ओ के ना बाईं ओर, बाईं जानते हैं ना लेफ्ट में, यानी कि सभी भाई ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं इस गोला मेज के, तो इनका राइट साइड इधर होगा यानी दाहिना साइड इधर होगा, और लेफ्ट साइड इधर होगा यानी कि बायां साइड इधर होगा। तो जिनको भी आप रखिएगा उन्हीं को अपने आप को मान लीजिएगा। जैसे क्या होगा कि आपका जो राइट होगा इसका भी वही राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा इसका भी वही लेफ्ट होगा, जिस अक्षर को हम बैठाएंगे। जैसे ओ को हमने बैठा दिया तो सवाल क्या पूछा, ओ के बाईं ओर यानी कि ओ के लेफ्ट से गिने जाने पर ओ और वाई के बीच में 3 लोग, तो वाई को तो यहाँ पर हम बैठाएंगे, तभी तो देखिए ओ के लेफ्ट से गिने जाने पर ओ और वाई के बीच में 3 लोग आ रहे हैं। अब इधर से देखिए ओ और वाई के बीच में 2 लोग आ रहे हैं ओ के दाईं ओर से, लेकिन सवाल क्या पूछा, ओ के बाईं ओर से ओ और वाई के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, पहला लाइन क्लियर होगा। फिर देखिए पी के बाईं ओर से गिने जाने पर पी और एन के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। ठीक, अभी साथियों देखिए 1 सेकेंड, सवाल दूसरा लाइन में क्या दिया कि पी के बाईं ओर से गिने जाने पर पी और एन के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। ऐसा काम कर सकते साथियों कि पी के बाईं ओर यानी पी को हम यहां बैठा लेते हैं, तो पी के बाईं ओर से गिने जाने पर पी और एन के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, तो इस बार साथियों एन को बैठाएंगे, तभी देखिए पी के बाईं ओर से पी और एन के बीच में 3 लोग आ जाएंगे। दूसरा का लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए डब्ल्यू जो है एम के ठीक दाईं ओर पड़ोस से बैठा है। दोस्त मेरे एम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है सर, तो डब्ल्यू, तो एम को यहाँ बैठाते हैं, इसके जस्ट राइट साइड में डब्ल्यू बैठा है, राइट साइड इधर राइट होगा भाई एम का। ठीक है, फिर अभी देखिए एक पंक्ति खाली, कौन नहीं बैठा है, एक्स नहीं बैठा, तो एक्स को यहाँ बैठा लीजिए। देखिए सातों व्यक्ति बैठ गए। अब अंतिम लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा है, यम के बाईं ओर से गिने जाने पर, यम कहाँ, यहाँ पर एम के बाईं यानी इधर से गिने जाने पर यम और एक्स के बीच में 2 लोग बैठे हैं, एक वाई बैठा है एक एन बैठा है भाई, एक वाई बैठा है एक एन बैठा है, यानी 2 लोग बैठे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे भाई। क्लियर, बताइए साथियों समझ में आया कि नहीं, पहले ये सवाल आपको समझ में आया तो आगे बढ़े, ना समझ में आया तो भाई कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। क्लियर मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को हल करिए। अब ये सवाल देखिए, कथन आपका दिया है सभी पट्टियां केक है, सभी पट्टियां, ये जो सभी पट्टियां है ना, पट्टियां को हम पी से लेके क्या है भाई केक है, केक को हम किससे लिख रहे हैं, सी से। ठीक, सभी पट्टियां केक हो गया, सभी केक समोसे हैं, केक के साथ समोसा मिलता है इसीलिए इसका रिलेशन बनाया भाई रेलवे भर्ती बोर्ड। देखिए सभी जो केक है वो क्या साथियों, समोसे। कथन बन गया, जब भी कथन और निष्कर्ष का सवाल आता है तो हम इसी तरह हल करते हैं ना। अब देखिए इसका निष्कर्ष निकाल लीजिए, क्या आप अनुसरण कर रहे हैं, कुछ समोसे केक हैं, बताइए साथियों कुछ समोसे केक हैं, बिल्कुल हैं भाई, हैं देखिए बिल्कुल, सभी पट्टियां समोसे, बिल्कुल देखिए सभी पट्टियां समोसे, बीच में आ रहा है कि नहीं, समोसे के बीच में पट्टियां, बिल्कुल, तो क्या होगा सभी पट्टियां समोसे होंगे। यानी कि दोस्त मेरे ये तो दोनों भाई निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं कथन को ऑप्शन दिया देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी 3 नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सवाल कंप्लीट होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 48 को हल करके आप सभी लोग बताएंगे सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, 25%, 55%, 25%, 50% दे रखा है भाई। ये तो इस सवाल को कैसे हम लोग हल करेंगे, एक संख्या पहले 35% की कमी की जाती है, फिर 25% की भाई कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। इस सवाल को आप हल करके बताएंगे, इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त। इस सवाल को आप हल करेंगे, ये होमवर्क रहेगा भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए, फार्मूला अप्लाई करके इस सवाल का बेहतरीन सा हमें कॉन्सेप्ट बताइए। हर एक क्लास में सवाल होता है, इस सवाल को आप हल करिए भाई। एक संख्या भाई 35% कमी की जा रही, फिर उसमें 25% की कोई 100 संख्या मान लीजिए, उसमें से 35 यानी 65 हो जाएगा, रेशियो बना लीजिए, फिर 100 में से 25 यानी 75 कर लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके रेशियो करके बताइए, हमें करके बताइए साथियों, लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यदि 50 और 30 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। तृतीयानुपाती दिया है तो फार्मूला क्या अप्लाई होता है, x बराबर बी स्क्वायर में अपन a, तो बी स्क्वायर यहाँ पे 30 दिया है, यानी कि 30 का स्क्वायर 30 × 30, a यहाँ पे कितना दिया 50 दिया है। हल करिए साथियों कितना आएगा, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 × 90 5 यानी कि 18 आएगा। तो x का मान कितना होगा साथी मेरे 18 आएगा, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। कंप्लीट सवाल समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। रोहित ने एक साइकिल 3200 में खरीदी और उसे 3840 में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा।
आपने एक साइकिल खरीदा 3200 में और उसे आप 3840 में बेच दिया, ये तो क्लियर है कि आपको लाभ हुआ है, क्योंकि आप 3200 का सामान खरीद कर 3840 में बेच रहा है। यानी कितने रुपए का लाभ हुआ आपको यहाँ इस पे? 640 रुपये का। भाई 3200 में आप 640 जोड़ेंगे तो 3840, यानी 640 रुपये का लाभ हुआ। किसे? जो शुरुआत में आपने खरीदा, जो उसका कास्ट प्राइस रहा होगा। 3200 से प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। डबल जीरो कैंसिल, 32 से कम 32, 32 दूनी 40, 64, यानी कि 20% का उसको लाभ हुआ है भाई। ठीक है, 20% यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। तो साथियों ये पूरा 50 सवाल कंप्लीट हो गया पेपर से पहले। अब बताइए कि आप सभी का इन मेरे दोस्त 50 सवालों में से कितना स्कोर बना। तो देख सकते हैं साथियों पेपर में आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, और दिन का जो 2 पेपर कंप्लीट हुआ है उसको तो आप जरूर हल करिए। बहुत ही शानदार तरीके का उसमें का सारा क्वेश्चन हुआ है, उस पेपर को आप साथियों अटेम्प्ट करिए एक बार, उसके बाद आप बताइए। ठीक है, लगातार इसी तरह आपकी सारी क्लास होने वाली बहुत ही शानदार तरीके से। डेली साथियों क्लास आपको होगी, बस आप डेली क्लास करिए अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, और वो PDF ले लीजिएगा भाई। अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।